मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके लिए सैम्पल पेपर 6 की वीडियो बनाई है ताकि आप ये वाले क्वेश्चंस भी देख लो। पहला एमसीक्यूज है, सेक्शन ए का पार्ट है। इन अ ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोरस में ऑल्सो बी रेफर्ड टू। कार्निवोरस को हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। सेकेंड, to speed up the malting process in brewing industry the growth hormone used is, तो malting process के लिए को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है गिबलिक एसिड। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायोफर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स ऑफ। पैडी फील्ड दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, राइस। If the carbon atoms fixed by the producers already have passed through 3 species, the organisms of the trophic level of the last species would be, last species का हो जाएगा आपका tertiary consumer. Question number 5, choose the correct statement regarding the ZIFT ZIFT procedure. ZIFT का हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी zygote is collected from the female donor and then उसको फिर कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? टू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका सी, जाइगोट कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। RCH प्रोग्राम्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन various steps to create the awareness among the people about the reproduction related aspects। तो ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट भी हैं और एक दूसरे से राइट एक्सप्लेनेशन भी है एक दूसरे का। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल इज डोमिनेंट। डोमिनेंट वाला कौन सा है इसके अंदर? आपका हो गया ग्रीन pod color, option B. Question number 8, which one of the following pairs of geographical areas show the maximum biodiversity in our country? Maximum biodiversity है हमारी ईस्टर्न हिमालयाज में एंड वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। ये पूरे स्टेप्स बता रखे हैं इसके अंदर और आपको इनको अरेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन सी जाता है, सबसे पहले हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए को रिमूव करते हैं ह्यूमन सेल से, फिर डीएनए सेगमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड, और फिर उसके बाद जो प्लाज्मिड है दैट इज टेकन अप इनटू अ बैक्टीरियल सेल विच मेक्स द प्रोटीन डायरेक्टेड बाय द ह्यूमन डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो 9th है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज्ड इन चैम्बर मार्क्ड ए। ए के अंदर कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर? तो आपकी हो जाएंगी मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और वाटर है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन बिलो इज अ हाईली सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अ कैरियोटाइप, द जीन्स ए एंड बी कुड बी ऑफ। तो इसके अंदर ए और बी जो है वो आपको एक्स क्रोमोसोम्स पर दिखा रखे हैं, यानी कि दोनों ही ये हीमोफीलिया और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दोनों ही ये वाली डिजीजेस जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होती हैं, तो इसका ऑप्शन होता है बी। विच टेक्निक इज रूटीनली यूज्ड इन HIV डिटेक्शन। HIV डिटेक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है आपकी PCR, ऑप्शन सी यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इनटू द ओविडक्ट। तो ये टेक्निक का नाम है GIFT यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन रीजन आ गया। इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ प्रोब। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। अ प्रोब ऑलवेज सर्चेज एंड हाइब्रिडाइजेज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही करेक्ट हैं और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं, तो ऑप्शन जाता है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स आर यूज्ड। ठीक है, तो एसर्शन बिल्कुल ठीक है ये वाला। cheese is manufactured by the use of different types of microbes like bacteria और fungi। तो ये भी इसका 15A है। assertion and reason both are correct and correctly explain each other। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and
क्यूटिन, ये बिल्कुल सही है, ट्रू सेंटेंस है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, तो आप इसमें देखोगे करेक्ट दोनों ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से इसका ऑप्शन आता है आपका बी। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, वाई हैज़ द इंडियन पार्लियामेंट क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ कंट्रीज पेटेंट बिल। तो जो अमेंडमेंट था पेटेंट बिल का, वो एम्पावर किया था इंडिया ने प्रिवेंट करने के लिए टू कोई भी जैसे एमएनसीज हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, वो हमारी जो बायो रिसोर्सेज को या हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को विदाउट ऑथराइजेशन यूज़ नहीं कर सकती हैं। द बिल ऑल्सो कंसिडर्स पेटेंट टर्म्स एंड इनिशिएटेड द रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड। ये वाला आंसर आप लोगों ने पॉइंट्स में लिख करके आना है। मेन चीज़ इसमें यही है कि बाहर की कंट्री या कोई भी कंपनी जिसने हमसे ऑथराइजेशन नहीं लिया है, वो हमारे बायो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है, और इसके लिए पेटेंट टर्म्स भी कंसिडर की गई हैं बाय द गवर्नमेंट, और रिसर्च डेवलपमेंट में भी इनिशिएशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, रिजल्ट्स द फेमस एक्सपेरिमेंट्स गिवन इन द फिगर, आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन एक्सपेरिमेंट। तो ये है आपका कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है, ये मीजल सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, और इसके अंदर क्या बताया गया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को बताया गया था। इसने प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। अब है विच प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, कि डीएनए की इंटरमीडिएट डेंसिटी को यहाँ पर प्रूफ किया गया है। इंटरमीडिएट डेंसिटी का मतलब होता है कि हाफ हैवी एंड हाफ लाइट डीएनए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है सैम्पल पेपर में। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी विद रेफरेंस टू द गैमेटोजेनेसिस इन द ह्यूमंस। तो यहाँ पर ए वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे हम लेडिक सेल्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेडिक सेल्स, और ये वाले जो सेल्स थे ये हार्मोन था आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन था, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। LH जो है वो काम करता है लेडिक सेल्स पे, FSH काम करता है आपका किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो ये एंड्रोजन्स सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है, और इसका मतलब ये इस प्रोसेस को सी वाले को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, सी हो जाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये वाला जो फैक्टर्स रिलीज करते हैं किसके लिए, वो होता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस था सी वाला, स्पर्मियोजेनेसिस है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द सबस्ट्रेट दैट एक्ट ऑन टू प्रोड्यूस द बायोगैस। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं मेथेनोजेंस। ठीक है, दीज आर द एनएरोबिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन काम करने वाले, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिलीज करते हैं मीथेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। और इनका जो सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे लिखा है ना एंड द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट हो जाएगा इसका या तो काउ डंग होगा, या फिर आप बोल सकते हो सेल्यूलोजिक मटेरियल। ठीक है, ये वाले दो सबस्ट्रेट्स आप इस केस में बता सकते हो, ये वाला काउडंग एंड सेल्यूलोजिक मटेरियल। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर, और वाला भी पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉमन ईस्ट इज नोन एज द बेकर्स ईस्ट एंड ऑल्सो एज अ ब्रूअर्स ईस्ट। जस्टिफाई, देखो बेकर्स ईस्ट हम तब बोलते हैं जब ब्रेड वगैरह बनना होता है या केक बनना होता है, तो वो चीज़ आती है आपकी बेकरी के अंडर। ठीक है, और जब ब्रूअर्स की बात आती है तो वहाँ पर आते हैं आपके फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, माल्ट प्रोसीजर वाला प्रोसेस हो सकता है, या अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रूअर्स ईस्ट वाला, और बेकर्स में हो जाएगा आपका केक और आपका जो भी ब्रेड वगैरह इस तरीके के बनाने की चीज़ें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो इज अ टीएस ऑफ एन एप्पल, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो ए पार्ट जो है वो आपका कहलाता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस जो है ओवरी के साथ इसके अंदर फूड, मतलब फूड कह सकते हैं, फ्रूट के लिए आप बोल सकते हो कि फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो बी है ये वाला हो गया आपका पार्ट, सीड हो गया, और ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका एंडोकार्प। ठीक है, सी हो जाएगा एंडोकार्प, और मीजोकार्प तो इन्होंने बता ही रखा है। अब वाई इज एन एप्पल कैटेगराइज्ड एज अ
फॉल्स फ्रूट, एप्पल में अलोंग विद द ओवरी थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, इस वजह से हम इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब आते हैं ऑप्शन सेक्शन सी पर। क्वेश्चन नंबर 22, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, स्टूल, ब्लड क्लॉट्स, एक्सेस म्यूकस, द फिजिशियन डायग्नोस्ड इट एज अमीबियासिस आफ्टर स्टूल टेस्ट। क्वेश्चन आ गया आपका ह्यूमन हेल्थ से। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब, ठीक है, आइडेंटिफाइड इन द स्टूल, तो ये हो जाएगा आपका एंड अमीबा, ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ डू यू थिंक द पेशेंट मस्ट हैव कॉन्टैक्टेड इट, अब ये वे बताना है इसमें कंटामिनेशन का, तो कंटामिनेशन का वे हो जाएगा यहाँ पर रॉ वेजिटेबल्स है, ठीक है, या फिर फ्रूट्स हैं या अदर फूड स्टफ्स भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर का ऑप्शन भी आप इसमें बता सकते हो। राइट योर सजेशंस टू द पेशेंट टू अवॉइड द इन्फेक्शन इन फ्यूचर, तो इन्फेक्शन के लिए ना हो, अवॉइड करने के लिए प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल होना चाहिए फीकल मटेरियल का, परफेक्ट आपका सैनिटेशन या प्रोटेक्शन होनी चाहिए पानी से या वेजिटेबल से जिससे पॉल्यूशन होता है, और तीसरा वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके इन्फेक्शन को बचा सकते हैं इन्फेक्शन होने से। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर, नेम अ लेवल ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दे रखा है आपका वो क्या बताता है, ए ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल, ए हो गया आपका डीएनए मॉलिक्यूल के को दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बी क्या होता है, बी जो बन रहा है ये हो गया आपका एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। सी जो है ये हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमर्स शो कर रखा है। अब क्योंकि ये आपको बिल्कुल लास्ट की पोजीशन पे यानी टर्मिनेशन पॉइंट पे दिखा रखा है, तो डी हो जाएगा आपका रो फैक्टर, ठीक है, डी हो जाएगा रो फैक्टर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। व्हाई आर द कोरल रीफ्स not found in the regions from the West Bengal to Andhra Pradesh but are found in Tamil Nadu and on the east coast of India, कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में क्या खासियत है ऐसी, ठीक है, जो यहाँ पर कोरल रीफ्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, यहाँ पर होता है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, फ्रॉम द गंगा रिवर एंड सम अदर रिवर्स ऑल्सो, और कोरल रीफ जो है वो इस रीजन्स में इसी वजह से नहीं मिलता है। लेकिन जो तमिलनाडु है जो कि सदर्न टिप पे है ईस्ट कोस्ट के, तो वहाँ पर कोरल रीफ्स जो है इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका मेरीन है, ये सी में मिलने वाला है, यहाँ पर ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स, कोई से भी 2 इन्होंने ऑटोसोमल पूछे हैं, तो आप इसके अंदर एक तो बता सकते हो सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया बता सकते हो, और दूसरा बता सकते हो आप डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये दोनों आप इसके अंदर समझा सकते हो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर में। अब इसमें क्या बात समझ में आती है कि जो सिकल सेल अनीमिया है वो किसकी डिजीज़ हो गई, आरबीसी से रिलेटेड हो गई, जहाँ पर जो सेल्स होते हैं आरबीसी के वो एलोंगेटेड यानी सिकल शेप्ड हो जाते हैं, कर्व होने की वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन होती है, और ऐसा बंदा एनेमिक होता है, ठीक है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर 21 क्रोमोसोम पर आपकी ट्राइजोमी देखी जाती है, 1 प्लस हो जाता है क्रोमोसोम, और इसके भी जो सिम्टम्स हैं, इसमें ध्यान रखना दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स पूछे हुए हैं, आप कई बार डिटेल्स बता के आ जाते हो और सिम्टम्स नहीं बता पाते हो, तो सिम्टम्स पूछे हैं तो इस पर कंसिडर करना है। तीसरा हो जाएगा आपका इसके अंदर कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, शॉर्ट स्टेचर होता था, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट में रिटार्डेशन, ठीक है। तो सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ना एनसीईआरटी की बुक से, और फिर उसके बाद इसमें लिखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आपको ये वाला साइंटिस्ट का नाम याद होगा, हम्बोल्ट था साइंटिस्ट का नाम,
जो ये वाला जहाँ से उठाया गया स्पीशीज रिचनेस और एरिया वाला, इसके अंदर आप पूरा प्रॉपर से ग्राफ बता सकते हो, ये वाला स्पीशीज रिचनेस वाला और एरिया वाले पे जहाँ पे लॉग लॉग स्केल दिखा रखा है, और ये वाला जो हाइपरबोला सा दिखा रखा है इसका जो है वो है आपका S इज इक्वल टू CAZ है, ठीक है। और जो ये वाली इक्वेशन यहाँ पर दिखा रखी है वो है log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। ये एनसीईआरटी के अंदर आपको ये वाला ग्राफ दिखा रखा है, यहाँ पर हो गया आपका स्पीशीज रिचनेस हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा आपका एरिया का, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गिव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमने दे दी, इक्वेशन भी हमने बता दी है। उसके बाद ऑप्शन आता है बी, व्हाट डज द एस रिप्रेजेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। तो एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। S is the species richness, S is the species richness। फिर आता है ऑप्शन सी, what is the value of the Z। Z जो है वो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। Z द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द स्लोप ऑफ लाइन, और ये जो स्लोप है दैट इज फाउंड टू बी कितना होता है, ये फ्रूगीवोरस पूछा है ना, फ्रूगीवोरस का मतलब होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, तो 1.15 ये आपका एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल वुड्स ऑन वेरियस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला और वाला, एक्सप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एंड नेम द इकोलॉजिस्ट। तो जो इकोलॉजिस्ट थे वो इसके थे पॉल एहरलिच, ठीक है। कभी साइंटिस्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये वाला टॉपिक तैयार करना है अच्छे से। पॉल एहरलिच थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। इसमें रिवेट पॉपर में उन्होंने इकोसिस्टम को और एरोप्लेन को आपस में कॉन्ट्ररी लेकर के एक्सप्लेन किया था कि इन एन एयरप्लेन, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ था बुक के अंदर इकोसिस्टम, जिस तरीके से ऑल द पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग द थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स को क्या किससे कंपेयर किया गया है, स्पीशीज से कंपेयर किया गया है। एयरप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया गया है, रिवेट्स को स्पीशीज से कंपेयर किया गया है। अगर हर पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है प्लेन के अंदर वो पॉप करना स्टार्ट कर देता है रिवेट को और उसको घर ले जाना शुरू कर देता है, इसका मतलब जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो रही हैं, तो इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग में इकोसिस्टम में इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे रिवेट्स को रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन भी डेंजरस जोन में जाता चला जाएगा और वीक हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, और डिपेंड ये भी करता है कि रिवेट कहाँ से आपकी रिमूव की गई है। सपोज करो कि अगर क्रिटिकल लॉस होता है रिवेट का विंग्स में से, ठीक है, क्रिटिकल लॉस होता है रिवेट का विंग्स में से, तो इसको किससे कंपेयर किया गया, की स्पीशीज से जो ड्राइव करती है मेजर इकोसिस्टम को, तो वो हो जाएगा एक सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी, ठीक है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, द इमेज बिलो डिस्क्राइब्स द टाइप्स एंड द प्रोसेस ऑफ द बायोपेस्टिसाइड। यहाँ पर ये बता रखा है कि बायोपेस्टिसाइड है जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट, और फिर आपको दिखा रखा है कि बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis का बता रखा है, प्लांट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्टेंट्स मतलब PIP करके बताया है, और इसमें पूरा बता रखा है। लास्ट में आप देख सकते हो कि क्रॉप जो है वो इन्फेक्ट हो गई है इस वाले पेस्ट की वजह से, और लास्ट में जब DNA में कुछ चेंजेस आए, जब जीन इंसर्ट कर दिया गया क्रॉप के अंदर ये बैसिलस thuringiensis वाला, तो यहाँ पर आपका ये जो पेस्ट है वो डाई हो जाता है, राइट। तो अब फिगर को समझने के बाद अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है कि वो केमिकल नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट द केमिकल इन नेचर। मोर स्पेसिफिक होता है एक्शन में पेस्ट के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, उसी पर्टिकुलर पेस्ट को ही मारता है, क्योंकि अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एडवांटेजियस पेस्ट को भी मार देता है, अदरवाइज सेफर होता है एनवायरनमेंट के लिए व्हेन कंपेयर टू द केमिकल पेस्टिसाइड। तो उस तरीके के आप 3-4 पॉइंट वहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट में, नेम एंड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ पॉपुलर बायोपेस्टिसाइड। तो यहाँ जो आपको बताया गया था मोड ऑफ एक्शन में बताओगे कि बायोपेस्टिसाइड जो है जिसे हम BT टॉक्सिन कहते हैं,
ये प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बीडी टॉक्सिन जो है दैट हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम दिस बैक्टीरियम और उसको एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट्स के अंदर। बीडी टॉक्सिन जो है वो आपका प्रोटीन है जो इंजेस्ट कर लेता है जब इंसेक्ट्स, तो उसके पेट में क्योंकि जो उसका पीएच होता है, उसका जो गट होता है इंसेक्ट्स का, वो कैसा होता है नेचर में, अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पे जा कर के, और जो उसके मिड गट है उसके एपिथेलियल सेल्स में पोर्स कर देता है और स्वेलिंग करने के बाद लाइसिस करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स मर जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, लेकिन देना अपने पॉइंट्स में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। हाउ डज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन बिस्टन बेटुलारिया इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख करके डर जाओगे कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने, लेकिन इसमें से मैंने आपको हमेशा बताया हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ क्लू दिया होता है ताकि बच्चे आसानी से क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख के घबरा सकते हो, पर ये चीज़ आपको याद दिलाएगी इवोल्यूशन वाली बात, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये आपका एक तरीके से अडाप्टेशन है। जब व्हेन मॉथ लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर लेते हैं मेलानिन पिगमेंट्स को टू मैच देयर बॉडी टू ट्री ट्रंक दैट वर कवर्ड विद द ब्लैक सूट। यानी कि ये आंसर कहाँ से आता है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जगह से, जहाँ पर इवोल्यूशन में आपका दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। ठीक है, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि वाइट विंग्ड मॉथ्स तो थे वो ज़्यादा थे, तो वाइट कलर्ड लाइकन्स पे वो कैमोफ्लेज कर लेते थे, जिसके कारण डार्क कलर्ड मॉथ्स जो थे दैट वर ईटन बाय द प्रेडेटर्स। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद जो ट्री ट्रंक्स थे दे बिकेम डार्क ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। ऐसी कंडीशंस में वाइट विंग्ड मॉथ जो थे वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, और डार्क विंग्ड मॉथ थे जो वो सरवाइव कर पाए थे। यानी कि प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफरेंस बता रखा है इसके अंदर। फिर ये जो एरियाज थे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी वहाँ पर काउंट ऑफ मॉथ्स वर लो, दस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सपोर्ट द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आई एम रिपीटिंग, इसी वजह से इन्होंने यही बात इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछी है। लास्ट में आप इसको लिखोगे, दस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सपोर्ट्स इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर डी पर। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ये आपको बता रखा है एड्स के बारे में कि 1981 में द हेल्थ वर्कर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड बिकम अवेयर ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपोसिस सार्कोमा, कैंसर ऑफ द स्किन एंड द ब्लड वेसल्स। ये सारा इन्होंने सारी डिजीजेस वगैरह के बारे में बता रखा है, लेकिन इन डिजीजेस में से जो रेयर थी जनरल पॉपुलेशन में वो आपकी इम्यूनोसप्रेस इंडिविजुअल्स थे, और ये आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में, एड्स के बारे में, HIV के बारे में बता रखा है। हम अब डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है 29A का, नेम द ग्रुप ऑफ सेल्स द HIV अटैक्स आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। कौन से वाले सेल्स पे, कौन से ग्रुप के सेल्स पे वो सबसे ज़्यादा अटैक करता है सबसे पहले, तो वो होता है आपका मैक्रोफेजेस। ठीक है, WBC सेल्स है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, एंड राइट द वेरियस इवेंट्स दैट अकर विद इन द सेल। तो ये यहाँ पर वायरस रेप्लिकेशन होता है, RNA जेनियोम है, यहाँ पर वेरियस इवेंट्स लिखा है, तो प्रॉपर तरीके से आंसर लिख करके आना है, पूरा एक्सप्लेन करना है जैसे कि NCERT में बता रखा है। तो RNA जेनियोम पे अटैक करता है मैक्रोफेजेस के बाद, पूरे इवेंट्स को आप बताओगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर B, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एड्स। कौन सा वाला टेस्ट होता है आपका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर PCR भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि राइट द पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल जो होती है वो क्या होती है, एंटीवायरल
ड्रग्स प्रेजेंट है या एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स प्रेजेंट हैं जो आप पार्शियली अफेक्ट करती हैं, प्रोलॉन्ग कर सकती हैं लाइफ ऑफ द पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर सी, मेंशन एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय WHO। तो WHO ने जो पर्टिकुलरली स्टेप्स सजेस्ट किए हैं वो क्या हैं? मेकिंग द ब्लड HIV सेफ इन ब्लड बैंक्स, यूज ऑफ द डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, controlling the drug abuse, advocating the safe sex, regular checkups for HIV susceptible population। ये वाले कुछ स्टेप्स हैं जो WHO ने सजेस्ट किए हैं। उसके बाद और वाला पार्ट करते हैं। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स डज नॉट डाई ऑफ दिस डिजीज बट सम फ्रॉम सम अदर इन्फेक्शन। जो पेशेंट है सफ़र करता है एड्स से, वो एड्स की बजाय दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का रिडक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फाइट बैक करने की जो कैपेबिलिटी है इन्फेक्शंस के साथ वो रिड्यूस हो जाती है, पर्सन इम्यूनो डिफिशिएंट बन जाता है, फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है अपने आप को इन्फेक्शंस से जो कॉज होते हैं बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। Read the following text carefully and answer the questions that are followed. The following is an illustration of the sequence of ovarian events. ठीक है, ये जो वी पूरा दे रखा है इसके अंदर, और आपसे पूछे गए हैं कुछ questions. Identify the figure that illustrates the corpus luteum. Corpus luteum वाली ये है, यानी कि G. And name the pituitary hormone that influences. तो ये वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी पूछा है तो ये हो जाएगा आपका LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफाई द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द यूट्रस। तो सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा वाला हार्मोन रिलीज करता है? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे पिट्यूटरी वाला पूछा था, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, और ये असेंशियल किस लिए होता है? हाउ इज इट इन्फ्लुएंस द यूट्रस एंड व्हाई इज इट असेंशियल? तो सबसे पहले तो हमने बता दिया लार्ज अमाउंट में ये प्रोजेस्टेरॉन देता है, असेंशियल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नेसेसरी है। ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड ई। डी और ई में क्या डिफरेंस है? जो ये डी है ये आपका शो करता है टर्शियरी फॉलिकल, जिसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इसके चारों तरफ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में जो अरेस्ट हो जाता है एट प्रोफेज 1। ठीक है, और जो स्टेज 5th है, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट वाली स्टेज है ई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम की है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो डिफरेंस समझ में आ गया? रिपीट कर रही हूँ, डी के अंदर आपका रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी फॉलिकल विथ कैविटी एंट्रम, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल विद अ फ्लूइड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। डी वाले में ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में आपका सेकेंडरी oocyte के साथ पोलर बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड स्केच ऑफ मैच्योर oocyte। ठीक है, मैच्योर oocyte में वही वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसके अंदर लेबलिंग दे रखी है सारी। कौन से वाली है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पेल्यूसिडा बता रखा है उसके अंदर। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप उसमें ओवम दिखा सकते हो या सेकेंडरी oocyte आप शो कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बाहर की लेयर्स के बारे में बता सकते हो, एंट्रम बता सकते हो, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, थीका एक्सटर्ना बाहर की लेयर, थीका इंटर्ना, ये सारे आप बता सकते हो। और एक वाइटी लाइन मेम्ब्रेन या उसमें स्पेस भी शो कर रखा है, वो वाला भी आप इस वाले डायग्राम में ये वाले सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। अब आता है आपका सेक्शन ई, इलस्ट्रेट द डिजाइन ऑफ द बायोरिएक्टर
Highlight the difference between a flask in your laboratory and a bioreactor which allows cells to grow in the continuous culture system. ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा डायग्राम पूछ लिया इन्होंने, और डायग्राम क्योंकि इलस्ट्रेट द डिज़ाइन लिखा है, इसके अंदर आपके दोनों ही डायग्राम्स बताने पड़ेंगे आपको. सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. बहुत अच्छे से दोनों क्लैरिटी से एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं. दोनों रिएक्टर्स, दोनों बायोरिएक्टर्स को आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, उसके बाद और क्या बता रखा है, स्ट्रक्चर आपको इसमें बायोरिएक्टर का एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पॉइंट्स आप इसमें बताओगे कि ये सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड बेस है, स्टिरर है, जो हेल्प करता है इन इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए, ताकि पूरे रिएक्टर में वो पूरी तरीके से कल्चर में अवेलेबल रहे. एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट प्रेजेंट है जहाँ पर आप छोटे छोटे वॉल्यूम्स में कल्चर्स को पीरियोडिकली चेक कर सकते हो. और अ फ्लास्क इन अ लेबोरेटरी कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन अ लार्जर स्केल. लार्जर स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए फ्लास्क को कहाँ यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते. अनलाइक बायोरिएक्टर, अ फ्लास्क कैन नॉट बी यूज टू ग्रो द कल्चर कंटिन्यूसली. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब आ जाओ और पार्ट पे. वाई शुड अ सेल बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप एन एलियन डीएनए. क्यों बनाना पड़ता है कॉम्पिटेंट? क्योंकि डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पास ही नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, तो उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. हाउ कैन अ बैक्टीरियल सेल बी मेड कॉम्पिटेंट यूजिंग द कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस से हम कैसे उसको बना सकते हैं कॉम्पिटेंट? तो क्या होता है इसके अंदर कि इसमें हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन यूज करते हैं डाईवेलेंट कैटायन की, जैसे कि कैल्शियम, ताकि इंक्रीज हो सके एफिशिएंसी, कि जिससे डीएनए एंटर करता है पोर्स में से सेल वॉल के. ठीक है, तो ये क्रिएट करता है सर्टेन ट्रांजिएंट पोर्स इन अ सेल और इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स टू टेक अप द डीएनए. सेकेंड पार्ट में आते हैं. स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स रिपीटेड. तो इसमें सबसे पहले आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप यहाँ पे डायग्राम भी बताओगे. इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आप डायग्राम बना के आओगे, छोटा सा वहाँ पे लिखोगे. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे करते हैं. डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. और वो मूव क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड थ्रू द अगरोस जेल. ठीक है, तो उसमें केमिकल कौन सा यूज होता है? इथीडियम ब्रोमाइड यूज होता है. इज यूज्ड इन दिस टेक्निक टू स्टेन द डीएनए, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन. सारे स्टेप बता करके आओगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले. ठीक है, इसके अंदर पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, एक्सप्लेन व्हाई द इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड. तो ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये. यहाँ पर आप पूरा बता के आओगे क्योंकि 5 नंबर का है. पॉइंट्स में बताओगे. स्पोरोजीनियस सेल्स जो होते हैं वो फिल करते हैं होल इंटीरियर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर. वहाँ पे वो डिवाइड होता है विद द ग्रोथ ऑफ अनदर एंड इंक्रीज करता है नंबर में. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती है नेचर में. उनमें मियोसिस होती है जिससे बनते हैं टेट्राड्स. हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये वाला प्रोसेस आप बताते बताते फ्लो चार्ट के साथ भी बताओगे, साथ में लिखोगे भी, पॉइंट्स भी लिख करके आओगे इसके अंदर. द पॉलन ग्रेन्स जो हैं टेट्राड के वो ग्रो करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. ठीक है, और उसके बाद फिर पॉलिनेशंस के टाइम पर वो आपके शेड ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से पूरा ही आंसर दिया हुआ है. इसके साथ इसमें डायग्राम भी दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम का टेट्राड में, इस तरीके से जहाँ पर वो चारों के चारों आपस में अटैच्ड थे. तो ये वाला डायग्राम भी जहाँ पे ये बाद में डिसोसिएट होंगे, ये भी आप बना करके पेपर में आओगे. ठीक है, इसके बाद आ जाओ और पार्ट पे. मैच्योर सीड्स ऑफ लेज्यूम्स आर नॉन अल्ब्यूमिनस, देन इट कैन बी कंज्यूम्ड. Then it can be assumed that the double fertilization does not occur in legumes.
तो सीड्स जो होते हैं, लेज्यूम्स कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पी हो गया, बीन्स हो गए, इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो लेज्यूमिनस में आते हैं, ठीक है। नॉन अल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ के टाइम पे पूरा न्यूट्रिशन यूटिलाइज कर लेता है। जो एंडोस्पर्म होती है वो बनती कैसे है, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन से, जब मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। और इस वाले प्रोसेस में जहाँ पर आपका इस तरीके से एंडोस्पर्म बनती है, तो इससे क्या क्लियर होता है, इट इज़ ऑब्वियस दैट इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर though the seeds of legumes are non-albuminous, but it clearly states कि डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियोज ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट फैमिलीज। डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज के डिफरेंस में कैसे हम बताएंगे, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बता रखा है पी और ग्रास फैमिलीज का। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा बेटा कि जो बेसल फॉर्म्स है, सबसे जब भी डिफरेंस आता है तो आपको किस फॉर्म में बना करके आना है, डिफरेंस को आपको बना करके आना है टेब्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट इस तरीके से आप पूरा बना करके आओगे टेब्यूलर फॉर्म में। फिर 4-5 पॉइंट्स लिखोगे। पहला होता है जो बेसल सेल्स होते हैं, दैट फॉर्म्स 6 to 10 सेल्ड सस्पेंशन, ठीक है। यहाँ पर 6 to 10 सेल्स जो है वो बनाते हैं सस्पेंशन। और इसके अंदर मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल्ड सस्पेंशन होता है इसके अंदर, ठीक है, सिंगल सेल्ड सस्पेंशन। दूसरा है जो टर्मिनल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियो एक्सेप्ट द रेडिकल, राइट। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है होल ऑफ द एम्ब्रियो बनता है, फॉर्म्स द होल ऑफ द एम्ब्रियो। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन है टर्मिनल सेल की वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। तो जो पहली डिवीजन है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें पहली डिवीजन कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और यहाँ पर होते हैं आपका 1 कॉटिलेडन होता है। इसके अलावा प्लूम्यूल जो है यहाँ पर टर्मिनल होता है और प्रेजेंट होता है बिटवीन द एलोंगेटेड कॉटिलेडन्स। और यहाँ पर जो प्लूम्यूल होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर प्लूम्यूल टर्मिनल होता है और यहाँ पर प्लूम्यूल होता है लेटरल, ठीक है, लेटरल, प्रेजेंट इन द एक्सिस ग्रोथ ऑफ द सिंगल कॉटिलेडन। तो अब नेक्स्ट आता है आपका इसी पार्ट में जब हमने ये वाला डिस्कस कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। लिस्ट एनी 4 मेजर गोल्स ऑफ ह्यूमन जेनियोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जेनियोम प्रोजेक्ट के बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर है, 4 वहाँ से उठा करके गोल्स बता देने हैं। पहला गोल बता देती हूँ, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम जो 20,000 से लेकर के 25,000 तक जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए के, वो हमें पता चलता है इससे। डिटरमाइन करता है ये सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए। तीसरा, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, इम्प्रूव करना टूल्स को डेटा एनालिसिस के, और बाद में एड्रेस करना किस चीज़ में, ELSI, मतलब द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये चारों के चारों मेजर गोल्स हो गए आपके, 4 मेजर गोल्स आपके ह्यूमन जेनियोम प्रोजेक्ट यानी HGP के हो गए। क्वेश्चन नंबर बी, राइट एनी 4 वेज to the knowledge from HGP is of significance for humans। humans के लिए किस तरीके से वो है, अब देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी हम इस वाली नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, एनवायरमेंटल रिमेडिएशन में यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिसऑर्डर्स को, डायग्नोस कर सकते हैं डिसऑर्डर्स को। अगर हम डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर पाएंगे तभी तो उन्हें प्रिवेंट कर पाएंगे। तो 2 पॉइंट तो यही हो गए। बाकी एनवायरनमेंट को रिमेडिएशन में और एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन में, ठीक है, या प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी, BAC। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसके बारे में और क्या पूछा है, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। इसको हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग करने के लिए, एक वेक्टर की तरह इसको यूज़ किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए DNA फ्रेगमेंट्स को। अब आते हैं और पार्ट पे, व्हाई डिड हर्श एंड चेज यूज़, उसने इन्हीं को क्यों यूज़ किया था, S35 P32 रेडियो एक्टिव थे ये वाले एलिमेंट्स, इनको क्यों यूज़ किया गया था, एक्सप्लेन करो। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 को और S35 को यूज़ किया गया था टू मेक द DNA
ऑफ द बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो फॉस्फोरस के लिए क्या, किस लिए किया था, डीएनए को रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ताकि वो चमक सके अच्छे से। और S35 किस में यूज़ किया गया था, प्रोटीन्स में यूज़ किया गया था, ठीक है, प्रोटीन में यूज़ किया गया था ऑफ द बैक्टीरियोफेज। स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो उसके पूरे दोनों स्टेप्स पूछ लिए हैं। ब्लेंडिंग इसलिए की गई थी, रेडियो एक्टिव फेजेस जो थे उनको, ताकि वो अटैच कर सके इकोलाई के साथ। एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, जो वायरल कोड्स थे वो रिमूव हो गए थे फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय ब्लेंडिंग, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या था, जो वायरस पार्टिकल्स थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैं फिर से बता देती हूँ, ब्लेंडिंग में क्या किया गया था, जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे यानी बैक्टीरियोफेजेस थे, उनको अलाउ किया गया था सबसे पहले अटैच करने के लिए इकोलाई के साथ। जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ था, वायरल कोड्स जो थे वो रिमूव हो गए थे फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय ब्लेंडिंग। और सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो वायरस पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया था बैक्टीरिया के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें स्पिनिंग होती है, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन सी, राइट द कंक्लूजन दे अराइव्ड। कंक्लूजन जो था उसका वो क्या था कि बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड द रेडियो एक्टिव डीएनए वर radioactive, indicating कि DNA was the material that was passed from the virus to the bacteria। मेन चीज तो यही हमने बतानी थी ना कि DNA is the genetic material या hereditary material that is passed from the virus to the bacteria। Bacteria that were infected with the viruses that had radioactive proteins थे, जिनमें वो radioactive नहीं था जेनेटिक मटेरियल उसका। This indicates that proteins did not enter the bacteria from the virus। वायरस से बैक्टीरिया की अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो चीज़ गई है वो जेनेटिक मटेरियल था। और यही चीज़ कंक्लूजन थी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो पास होता है फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच पासेस फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। दिस इज द लास्ट कंक्लूजन ऑफ ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है, सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।